नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव की घड़ी नजदीक आ चुकी है। जी हां, चुनावी शोर थम गया है और अब सबको इंतजार है 13 नवंबर का, जब इन दोनों सीटों के लिए वोटर एक बार फिर वोट डालेंगे। जी हां, दोनों सीटों पर अलग अलग कारणों से उपचुनाव हो रहा है और दोनों ही दल, प्रमुख दल कहना चाहिए, भाजपा और कांग्रेस, इनके तमाम दिग्गजों ने यहां पर चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा की बात करें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, तो दूसरी तरफ ये कांग्रेस की त्रिमूर्ति जीतू पटवारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद, इन्होंने भी इन दोनों सीटों पर मोर्चा संभाला। अब बड़ी बात यही कि इन 2 सीटों से किसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और 3 बुजुर्ग नेता एक बार फिर चुनावी मैदान में, अगर मुकेश मल्होत्रा को छोड़ दें जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं विजयपुर में, तो ये इन 3 दिग्गजों की प्रतिष्ठा एक बार फिर दांव पर। सब खांटी नेता हैं, पहले भी कई पदों पर रहे और एक बार फिर चुनावी मैदान में है। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों जो जीत के दावे कर रहे हैं, आखिर उसके पीछे वजह क्या है? इस बार बुधनी और विजयपुर की जनता किसके साथ जाएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं जो आखिरी दम लगाया है तमाम दलों के नेताओं ने, उस पर क्या कहना है इन सभी का। हम स्वागत करते हैं, रोशनी यादव जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस की ओर से प्रदेश प्रवक्ता। रोशनी जी, आपका स्वागत है। मिलन भार्गव जी हैं, भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता। मिलन जी, आपका स्वागत है। और भानु चौबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट रोशनी जी आपसे ही। तो एक सीट पर मंत्री मैदान में, दूसरी सीट पर भाजपा की ओर से पूर्व सांसद मैदान में, कांग्रेस क्या उम्मीद लगाए हुई और क्यों आपको लग रहा है कि इस बार दोनों स्थानों पर जनता का साथ आपको मिलेगा? डीएनए के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे सभी पैनल साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए दीपेश जी, अगर मैं बुधनी से शुरुआत करते हैं तो बुधनी में लगातार 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही है और अगर वहाँ चूंकि मैंने भी 2-3 दिन जाकर वहाँ प्रचार प्रसार किया है, लोगों से संवाद किया है, तो उस दौरान जो बात निकल के आती है कि वहाँ की जनता के साथ वाकई भारतीय जनता पार्टी ने छल किया है, अविश्वास जताया है उन लोगों ने। आज वहाँ सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा अव्यवस्था है, ये बिल्कुल। और मैं बुधनी को, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए इनका कि इनके विधायक से लेके, सांसद से लेके, मंत्री से लेके, मुख्यमंत्री तक का तोहफा बुधनी की जनता ने दिया। लेकिन आज बुधनी की जनता जिस हक की दावेदारी करती है, जिस हक, उनको जो हक मिलना चाहिए था, वो आज तक बुधनी की जनता को नहीं मिला। और हमारे जो प्रत्याशी है राजकुमार पटेल जी, वो लगातार 30 वर्षों से या लंबे समय से वहां परिश्रम करते आ रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं, गांव के एक एक व्यक्ति से उनका जुड़ाव है। तो मुझे लगता है इस बार उनका परिश्रम और पूरे कांग्रेस पार्टी और हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का परिश्रम निखर कर आएगा सभी कार्यकर्ताओं का बूथ तक। और विजयपुर में देखिए कि चुनाव होना ही नहीं था, विजयपुर के लोगों का भी ये आपने देखे कि अगर हम बहुत पुराना रिकॉर्ड देखते हैं तो 6 बार से लगातार वहां कांग्रेस से वो विधायक बने हैं। तो वहां भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सत्ता भी रही, उसके बाद भी विजयपुर के लोगों ने हमेशा कांग्रेस को जनाधार मान के कांग्रेस के जनाधार को चुना है और कांग्रेस को जीत दिलाई है। तो अगर इस बात से, और यहाँ जहां भारतीय जनता पार्टी सम्मान देने की बात करती है, तो आज जो कैंडिडेट कांग्रेस में आकर के मुकेश मल्होत्रा जो लड़ रहे हैं चुनाव, वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। मैंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को सुना है कि जो है हमने विजयपुर के लिए विकास की सौगात दी है, हमने उनको जो है मंत्री बना के एक तोहफा दिया है विजयपुर के लोगों को। अरे तो जब आपके ही वहां प्रत्याशी और आपके कार्यकर्ता जो निरंतर मेहनत करते हैं, आप उनको ठुकरा देते हैं, तो आप किस लोकतंत्र की परिभाषा गढ़ रहे हैं जिनको आप नजरअंदाज कर देते हैं? मुकेश मल्होत्रा उस व्यक्ति ने बहुत परिश्रम किया इनके पार्टी में रह करके, लेकिन उसको ये लात मार देते हैं और वो निर्दलीय मैदान में चुनाव आकर के लड़ते हैं तो 48,000 वोटों से उनकी 48,000 वोट लेकर के आते हैं और एक सामान्य से गरीब परिवार का भाई है वो। तो मुझे लगता है कि विजयपुर के लोगों ने ये तय किया है
कि हमने 5 साल के लिए कांग्रेस को चुना था, तो आगे भी हम कांग्रेस को चुनेंगे और पूरी कांग्रेस की ताकत, बूथ के कार्यकर्ताओं की ताकत वो दिखेगी। क्योंकि अभी आपने देखा वन मंत्री बने, जंगल में 10 हाथी मर गए जहर के कारण। ठीक, उस पर हम बाद में आएंगे, उस पर हम बाद में आएंगे। जवाब नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए मिलन जी, तो भाई क्या उम्मीद विजयपुर में इसीलिए केवल जीत की कि हमने मंत्री बना दिया, हमने सीताराम जी को चुप करा दिया पद दे करके, क्योंकि 6 बार से जीत तुम्हारा रामनिवास रावत और कांग्रेस ही रही थी, तो विजयपुर में क्या लगता आपको? और बुधनी, ठीक है, बुधनी में भाजपा का नो डाउट बहुत मजबूत जनाधार, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस बार मैदान में नहीं है, बहुत जातिगत मायने गणित रखते हैं वहां पर। और दूसरी बात कि क्यों कहा जा रहा है बार बार कि दोनों मुकाबले बहुत टफ हो गए हैं भाजपा के लिए भी? मिलन जी। दिग्विजय भाई देखिए, बयानों में और जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, उसमें व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कई बार अगले आदमी को नीचा दिखाता है, लेकिन नीचा दिखाने से पहले सच्चाई को स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि जितना जल्दी आप स्वीकार करेंगे तो उतनी जल्दी अपने आप में सुधार कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है, कांग्रेस पार्टी सत्य से हमेशा भागती रही और सच को अस्वीकार करती आई। जनता की राजनीति में किस स्थिति में कांग्रेस पार्टी या आप हम सब बहुत बेहतर जानते हैं। रोशनी जी चूंकि हमारी साथी प्रवक्ता है, प्रतिपक्ष के रूप में वो अपनी बात रख रही है, तो निश्चित रूप से वो सबकी अपने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की जो कहानी और जिस प्रकार से उद्बोधन दे रही थी, मैं सुन रहा था, लेकिन शायद उनको राजकुमार जी का बैकग्राउंड नहीं मालूम। राजकुमार जी, दीपेश भाई वही हैं जो 2009 के चुनाव में किस प्रकार से चुनाव से भागे थे। उनको कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित किया था 7 वर्षों के लिए, और 7 वर्षों के बाद भी कैसे कांग्रेस पार्टी में वो आ पाए, और वो कैसे अभी 2023 का चुनाव भोजपुर विधानसभा से हारे हैं, अभी हाल ही में हारे हैं। अब विधानसभा बदल कर कौन सा करिश्मा कर देंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उस विधानसभा में कई प्रयोग किए, अरुण यादव जी तक को भेजा, फिल्मी कलाकारों को लेकर भी लड़ाया, तो प्रयोग की दुकान खोलकर रख दी। लेकिन जितने भी प्रयोग किए सारे के सारे असफल हुए, क्योंकि लैब में किए हुए एक्सपेरिमेंट सत्य से कहीं दूर होते हैं, क्योंकि बार बार किए जाते हैं, कई बार पहुंच भी जाता है आदि सत्य तक। लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रयोगशाला की दुकान बन गई, ये सबसे सर्वविदित है। तो वहां तो कोई इंच और फिट में भी कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के किसी भी मित्र से अब ऑफ द रिकॉर्ड जब पूछेंगे तो वो कहेंगे साहब हम मार्जिन आपका जीतने का कम कर रहे हैं, जीत तो नहीं सकते वहां। ये अंदर गाने की बात है, सच्चाई स्वीकार कर ले तो अच्छा है। दूसरी बात, विजयपुर में हम जाते हैं तो विजयपुर में आखिर चुनाव क्या हो रहा है? जो व्यक्ति आपके साथ दशकों तक राजनीति करता आया, जब इस पड़ाव पर, उम्र के इस पड़ाव पर देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी का क्षरण हो चुका है, परिवार में बंधुआ मजदूर बन गई है, वो परिवार निर्णय लेता है, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहता है। पूरे कांग्रेस पार्टी का विचार पूरे देश में सर्वव्याप्त है। बड़े बड़े दिग्गजों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, ऐसे ही थोड़ी छोड़ दिया, वो इसीलिए छोड़ दिया, विचार बचा कहाँ, जनहित की राजनीति कहाँ कर रहा है। और हिंदुत्व को लेकर जिस प्रकार से प्रहार कर रहा है, तो हर हिंदू जो अपने आप को संस्कृति से जोड़ता है, जो संस्कृति को आगे रखता है, अपने से आगे देश को रखता है, वो तो अपने आप को वहां घुटन महसूस कर रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो वही हुआ ना रामनिवास रावत जी के साथ। इतने सीनियर लीडर होने के बाद भी उनके साथ जो हमेशा अपमान वाली स्थिति रही, आज उन्होंने देखा कि विचार हमारा किस प्रकार से मारा गया। आज भारतीय जनता पार्टी के विचार को स्वीकार करके उन्होंने कहीं ना कहीं इस जनता के बीच वापस गए इस्तीफा देके, और क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था का पालन करते हुए पुनः जनता का आशीर्वाद देने का। और आप देखिएगा वहां पिछले मतों से ज्यादा वोटों से वो जीतेंगे, और ऐतिहासिक मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी किस आधार पर जीत रही बताइए? तो अभी तो लोकसभा चुनाव हुए, 29 की 29 हारे। इतने ही आपके विचार, आपके कार्य इतने प्रतिफल देने वाले होते तो एकाध सीट तो जीतते साहब। क्या हालत है। और आप देखिएगा जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन ईवीएम का होना, प्रशासनिक कार्रवाई का होना, उस पर हम करेंगे। ठीक है, चले भानु जी का कमेंट ले ले, फिर रोशनी जी आपके पास आता हूँ। भानु जी, दोनों सीटों पर खूब धुआंधार प्रचार, दीपावली में हालांकि थोड़ा सा ठंडा पड़ा था, लेकिन उसके बाद आप देखिए सीएम साहब के कई दौरे, जीतू पटवारी कैंपेनिंग वहां पर करते रहे, दिग्विजय सिंह ने बुधनी में मोर्चा संभाले रखा, तो इधर शिवराज जी आ गए झारखंड छोड़ करके कि भाई सब जगह नाक का सवाल है, विजयपुर तक गए वो प्रचार करने। कैसे देखते, दोनों दल कितनी गंभीरता से इस उपचुनाव को लिए हैं, और क्या लगता है वहां पर क्या चीजें मायने रखेंगी इन दोनों सीटों पर?
देखिए, ये मतदाता क्या सोचते हैं और क्या करेंगे, ये दावा पार्टियां कर सकती हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। मैं इंतजार करूंगा नतीजे का। ठीक है। लेकिन जो जिस तरह कमलनाथ की अनुपस्थिति है प्रदेश की राजनीति में, वो कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल है। वो न कहीं दिखाई दिए न शामिल हो रहे हैं, और शायद ये उनका सोचा समझा रणनीति है। और प्रतिष्ठा की सीट होने के बावजूद, दोनों प्रतिष्ठा की सीट है, बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बुधनी तो उनकी परंपरागत सीट मानी जा रही है। और विजयपुर में रामनिवास रावत 6 बार के कांग्रेस विधायक इस बार बीजेपी से सामने है। दरअसल देखिए, रावत जी ने चुनाव थोपा है विजयपुर पर। वो अगर अपना महत्वाकांक्षा में नहीं आते तो ये चुनाव नहीं होता, लाखों करोड़ों रुपए फिर खर्च होंगे। लेकिन सवाल ये है, ये आशीर्वाद बहुत महंगा पड़ता है पब्लिक को। सवाल ये है कि जो राजनीति चल रही है उसमें बीजेपी के लिए तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो सत्ता भी है और संगठन भी मजबूत है। कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल है, बहुत संगठन कमजोर हालत में है और उसके नेता भी सब बिखरे हुए हैं। कैसे वो परिणाम तक पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी के लिए उतना मुश्किल नहीं है। और राजकुमार पटेल के बारे में कहूं कि उनकी तो उम्मीदवारी को लेकर पहले बहस हो गई थी, मतभेद हो गए थे पार्टी में, और बड़ी मुश्किल से फिर अरुण यादव का पलड़ा भारी रहा और वो चुने गए। तो देखिए, सारे धड़े अगर काम करते हैं तो कुछ है, वरना उम्मीद नहीं है कि सारे धड़े एक होकर काम करेंगे। विजयपुर के लिए, विजयपुर में रामनिवास रावत के बारे में मतदाता ये सोचे कि ये हमारे अपने हैं और ये हर बार यही जीतते हैं, पार्टी की वो बात ना करे, तो ही रावत जी के चांसेस तो ब्राइट हैं, भविष्य अच्छा है। नहीं, लेकिन ये नहीं सोचेगी जनता वहां की कि भाई एक मंत्री मिल रहा है, हमें तो पहले ही मिल चुका है मंत्री। तो मंत्री मिल रहा है आजकल, अगर सोच वैसे आप जो कह रहे हैं यही है कि मंत्री है और हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अब ये भी सोचना चाहिए मतदाता को कि ये जो खर्च आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, यानी बहुत आगे की बात है ये। लेकिन मतदाताओं का अब जागरूक होना चाहिए इस बारे में। चलिए रोशनी जी, देखिए अब जो मिलन जी ने बात कही कि भाई मार्जिन कम कर दे, यही बड़ी बात होगी कांग्रेस के लिए। जीत की उम्मीद तो कोई छोड़ ही दे वो, तो वाकई 1 लाख के जो माइलस्टोन स्थापित कर गए शिवराज सिंह चौहान, कितना कम कर सकते हैं पटेल साहब। उन्हें कई बातें भी कही कि भाई कई चुनाव वो हार चुके हैं, बीच में 6 में तो खुद शिवराज जी ने हराया था। तो ऐसी क्या चीज़ें बदल गई। फिर दूसरी बात यही कि बिखराव सा क्या नज़र आया कोई कांग्रेस के अंदर खाने, कि भाई एक रस्मदायगी सी तो नहीं कहीं ये हो रही उपचुनाव में। देखिए दीपेन जी, मैं पहली बात का जवाब देना चाहूंगी मिलन भाई के। इनको शायद थोड़ा सा याद करना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही अनुशासित पार्टी है और संस्कारवान पार्टी है जो कभी अपनी बात पे अटल नहीं रहती है, जबकि इनको माननीय अटल जी से भी कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। 2018 का ये समय भूल जाते हैं कि इसी मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की पार्टी को सत्ता में लाया था और मध्य प्रदेश का जनमत मिला था। लेकिन क्यों इनको इतनी भूख और इतनी लालसा थी सत्ता की गद्दी पाने की, कि आप जो है हमारे विधायकों को तोड़ करके आप सत्ता के सिंहासन पर बैठ जाते हैं। और जहां ये हिंदुत्व की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका नारा तो ये बिल्कुल नहीं रहा। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हो गया है सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का, जहर फैलाने का। अभी देखें, आप मुख्यमंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता क्योंकि आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिन बातों को आप कहते हैं उन बातों पर आपको अमल करना चाहिए। ये एक नारा देते हैं कि जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आज मध्य प्रदेश में आपको भी पता है कि महिलाओं की, बेटियों की क्या हालात है। मध्य प्रदेश में नंबर 1 हो गया है महिला अत्याचार में, दलित अत्याचार में। अभी आप देखिए कि बैतूल के 23 जो है दलितों ने अपनी स्वयं मृत्यु इच्छा मांगी है, क्योंकि उनकी जमीनों को जो है किसी उद्योग का विभाग लगाने के लिए उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि इनको ईमान और विश्वास की बात नहीं करनी चाहिए। मेरे मिलन भाई को थोड़ा सा और जाके अपनी पार्टी के विचारों पर गहन अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीके से पूरे देश में बयान दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, ये आपकी मर्यादा है, ये भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा है। अगर हम पुराने भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और सनातन जिस धर्म में आप चले आ रहे हैं, जिनकी आप बातें करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो समय हुआ करता था कि रोशनी जी, ऐसा तो नहीं कांग्रेस घबरा गई है बंटोगे तो कटोगे के नारे से? देखिए, इसमें घबराने की क्या बात है, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या इस तरह के नारे आज जब प्रदेश को, पूरे भारत देश को, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य की, सड़कों की, बिजली पानी की आवश्यकता है, महंगाई कम करने की आवश्यकता है, आज उत्तर प्रदेश में आपने देखा क्या छात्रों ने हंगामा मचा रखा है।
आप ऐसे समय में देश को पीछे ले जाना चाहते हैं या आगे बढ़ाना चाहते हैं? और आज ये बुधनी और विजयपुर का क्या रिजल्ट आएगा मुझे पता है कि कांग्रेस के बूथ के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। हम पूरी ईमानदारी और विश्वास के पटल पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, अपना परिश्रम पूरी कांग्रेस पार्टी और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी। लेकिन जो सवाल था मेरा कि 1 लाख वोटों का मार्जिन कम कर पाना बड़ी बात होती है। हाँ ठीक है, आप 50,000 भी अगर गिरा देंगे। हाँ। ये देखिए, इस अभिमान में रह सकते हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी मिलन भाई को कि जब भी राजकुमार पटेल जी उपचुनाव हुआ है तब वही प्रत्याशी रहे हैं और पहला चुनाव उन्होंने 580 वोटों से हारे थे और वो जानबूझ के पूरी बुधनी की जनता ये कहती है कि टेबल पे चुनाव हराया गया था। अब आई डोंट नो, मैं ये नहीं कहती, ये बुधनी की जनता कह रही है। उसके बाद जब दोबारा चुनाव होता है तब मुझे लगता है 32 से 35 हजार का मार्जिन रहा है। जब इस बार शिवराज सिंह चौहान जी, और चूंकि मुख्यमंत्री वहां के बेटे थे, इसलिए बुधनी की जनता ने आंख बंद करके अपने बेटे का सम्मान बनाने के लिए मध्य प्रदेश में बिना सवाल किए मुंह पर उंगली रखे हुए चुपचाप बुधनी को जिताते आए हैं। लेकिन आज वही बुधनी की जनता इनसे सवाल कर रही है कि ना तो आपने उनको सड़क दी, आपने देखी नर्मदा से जाके कितनी रेतें, आप अगर 9 बजे से और रात के 4 बजे तक का आकलन करेंगे तो आपको डंपर ही डंपर दिखेंगे। ये फिर खैर अलग मुद्दे और हो ऐसा जाएंगे। जाम दिखेगा तो वो दृश्य दिख रहा है। देखिए, और मैं इनको ये याद दिला देना चाहती हूँ, मैंने पृथ्वीपुर और अन्य तमाम जगहों के उपचुनाव भी देखे हैं। इन्होंने कहा कि ये ठीकरा मर देंगे प्रशासनिक मशीनरी पे, तो मशीनरी का दुरुपयोग तो आप करते हैं, इसको आप मान लीजिए। आप पुलिस प्रशासन की गाड़ियों में बूथ के जो मजबूत कार्यकर्ता होते हैं उन पर मुकदमे दर्ज करके उनको आप जेल में बंद कर देते हैं। ये आपकी कार्यशैली। अगर ईमानदारी से आप चुनाव लड़ेंगे तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप दोनों विधानसभा हारेंगे और इसके लिए आप बिल्कुल तैयार होकर बैठिए। चलिए मिलन जी जवाब दे दीजिए। रोशनी जी कह रहे हैं कि भाई अगर ईमानदारी से हुए चुनाव तो हम जीतेंगे। देखिए, ईमानदारी का तो पता नहीं, लेकिन रोशनी जी चूंकि अभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य भी थी, वो लंबे समय भारतीय जनता पार्टी में थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन कैसा है वो अच्छे से जानती है। और रही बात मेरे अध्ययन का, विचार का, हमारा विचार तो एक है, हम भारतीय जनता पार्टी के संलग्न हुए भारतीय जनता पार्टी में ही बढ़ेंगे। इस विचार के लिए सतत काम करते रहेंगे। अपने स्वार्थ, अपने निजी के लिए हम कभी राजनीतिक रूप से दल नहीं बदलेंगे। तो मुझे लगता है कि रोशनी जी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि राजनीतिक रूप से आपने बार बार विचार बदले, तो आप विचार पर आपको अध्ययन करना चाहिए कौन सा विचार आपके लिए श्रेष्ठ है जो बार बार बदल रहा है। दूसरी बात, इस प्रकार से राजनीति के लिए इतनी तारीफ हो रही थी, क्योंकि आपके ही मंत्री अभी कह रहे हैं, आपको शायद ध्यान रखिए थोड़ा सा। नहीं, मैं जवाब देना चाहूंगी। आप पर्सनल अटैक पे क्यों जा रहे हैं? आप चिल्लाने कोई सही थोड़ी हो जाए। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई पर्सनल दवाई तो मैंने दर्ज हुआ आपको। मिलन जी वो कह रहे हैं कि पर्सनल अटैक मत कीजिए। हाँ ठीक है, तो पर्सनल तो मेरे पे कर रही थी ना अभी आप। विचार मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में आई। और अगर आपके नेताओं में, मंत्रियों में हिम्मत है, चलिए ठीक है। रोशनी जी आपकी बारी पर आप अपनी बात रखिए। चलिए रोशनी जी एक मिनट जी। सत्ता में तो कोई नहीं चला जाता। ठीक है मिलन जी आप बात पूरी कीजिए। देखिए जब सत्य से परिचय होता है ना तो इसी प्रकार लोग भ्रमित होते हैं और इसी प्रकार चीखते चले जाते हैं। मैं तो पर्सनल अटैक नहीं कर रहा था, मैंने अपना पहला वक्तव्य दिया, लेकिन बार बार आपने मुझे वक्तव्य का क्वेश्चन करिए, काम देखिए। ठीक है रोशनी जी, तो कोई भी जानता हूँ। एक मिनट रोशनी जी, ठीक है। हमारे पास हर मर्ज का इलाज है। हाँ हम नस दबाना भी ठीक करना भी जानते। हाँ मिलन जी, आप गलत नस दबा रहे हैं। अगर आपकी नस दबाई जाएगी ना तो आप मैं नस दबाऊंगा अभी। और आइए यार, और आइए, और आ रहा हूँ। हाँ सुनिए, तो धैर्य रख के सुनिए, आपकी बात सुनिए बोलिए और आप ना फिर आप जवाब दीजिए, पर्याप्त समय दीजिए। और आप अपने इतना आदरणीय कर रहे, हमारे अध्यक्ष आदरणीय है तो वही आदरणीय ना जो दलित महिलाओं में चाशनी को और जो महिलाओं के बिल्कुल चले जाते हैं, शर्म आनी चाहिए। ऐसे अध्यक्ष में काम कर रहे हैं आप, महिला होकर आप महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के अधिकार को लेकर आप ऐसे नेता के बीच काम कर रही हैं। यदि थोड़ी बहुत भी समझ होती और थोड़ा बहुत भी सम्मान होता, आत्मसम्मान होता तो कब का त्याग देते। और दूसरी बात, अमिताभ जी आपके सीनियर प्रवक्ता रहे, उन्होंने किस प्रकार के आरोप लगाए। आज ही प्रवक्ता आपके जो पूर्व प्रवक्ता रहे, सीनियर रहे हैं, उन्होंने जीतू पटवारी जी की पोल खोल के रख दी है।
चलिए मैं चाहूंगा कि हम नहीं, मैं मैं चाहूंगा पूरा पैनल जो है सिर्फ विजयपुर और बुधनी पर केंद्रित। देखिए अरे ये तो महंगाई, तो हाँ भाई, मैं रोशनी जी को भी कह रहा हूँ। कहाँ चले नहीं, गए थे? मैं इसीलिए अत्याचार पर चले गए थे, विदेश में हाँ चले गए। ठीक अरे है, इसीलिए मैंने रोशनी जी को कहा कि हम बुधनी और विजयपुर पर फोकस कर। देखिए क्या रोशनी जी, एक मिनट देखिए जो ठीक है, देखिए जो मुद्दे उठाए रोशनी जी ने, भारत की आर्थिक स्थिति बताता हूँ आपको, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11वें पायदान से 5वें अब पायदान देखिए पर कहाँ आई। बुधनी और कहाँ आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय मत पहुंचिए। हाँ ठीक नहीं है, अभी पहुंचाऊंगा मैं आपको, नक्सलवाद आतंकवाद तक ले जाऊंगा कि मैं आपने भी तो जन्म आपको दिया। पहुंचा दूंगी, आपको जहाँ पहुंचना है वहीं पहुंचा देंगे। जहाँ मिलन साहब आप जाना चाहें वहीं आपको पहुंचा देंगे। आप जिसकी बात करें, देखिए हर मुद्दे पे मुझे पता है। की बात करूं, आप कहते हैं कि हाथ मिलाते महिलाओं से, अभी कहाँ गए थे? महिलाओं को बताइए, दलित महिलाओं की चिंता नहीं है आपको? ये विषय नहीं है, विषय अच्छे नहीं लगते। जनता के मुद्दे पर बात करिए। थोड़ी बहुत तो शर्म करिए। जी एक मिनट रोशनी जी आऊंगा आपके पास। मिलन जी, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए बुधनी में 85,000 की लीड कम कर दी तो क्या ये भी कांग्रेस की जीत नहीं, नैतिक जीत जो कांग्रेस कहते हैं ना, ये हमारी नैतिक जीत है, तो उसके लिए तैयार है क्या भाजपा? दूसरी बात, 18,000 से जीते थे रामनिवास रावत जी विधानसभा का चुनाव। अब आप अमरवाड़ा भी देखिए, वहां भी मुश्किल से 3-3.5 वोटों से जीत पाई थी भाजपा। उपचुनाव में ठीक है पार्टी को 35,000 वोट मिले लोकसभा चुनाव में, मुझे ये भी पता है विजयपुर से। लेकिन जो बातें हैं कि भाई जनता में कोई नाराजगी तो नहीं है रावत जी को लेकर के। दूसरी तरफ आप देखिए कि मुकेश मल्होत्रा जो निर्दलीय लड़के 45,000 वोट पा सकते हैं, अब तो कांग्रेस का उनके पीछे बैनर है। मतलब हाँ, इन चीजों पे बात करना चाहते, बाकी आतंकवाद और धर्म और ये सब मुद्दे तो हम बारहमासी करते हैं। अभी 2-3 दिन और चर्चा करेंगे विजयपुर बुधनी की, फिर हम भी भूल जाएंगे। खैर, तो मिलन जी इस पर हमें लगता है फोकस करें। देखिए फोकस पूरा है, मैं भी कभी विषयांतर नहीं होता हूँ, ये आपने दीपेश भाई मेरे साथ देखा होगा, हमने दर्शकों की बात विषयांतर। मध्य प्रदेश में कभी आपराधिक करने की घोषणा करते हैं, कभी किस प्रकार से बदनाम करते हैं, लगातार तो हमारे साथी यही करते आते हैं। तो इनसे भी तो बोलते विजयपुर को बुधनी पर ही फोकस करिए। मैंने तो सवाल किया था कि एक भगोड़े प्रत्याशी क्यों किया, क्यों आपने जिस व्यक्ति को निष्कासित किया था कांग्रेस अरे पार्टी दे दिया, वो लड़ रहे हैं मैदान में, अब तो आगे की बात कीजिए, आपकी क्या रणनीति बनाई? अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं प्रश्न करूंगा तो जवाब नहीं दोगे आप। 163 विधायक मेरे वक्तव्य में आप भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रही है, नहीं, तो मेरी इसीलिए- बात पूरी हो जानी चाहिए। हाँ ठीक है, बोलिए। जवाब नहीं शामिल हो रहा हूँ हाँ नहीं, पटेल साहब पे तो आप बोल लिए ना जी। थोड़ी होगा साहब, एक तरफ से बात थोड़ी होगी सवाल। चलिए सवाल प्रतिपक्ष करेगा क्या, या प्रतिपक्ष के हम भी करेंगे सवाल? चलिए बोलिए मिलन जी। देखिए मैं तो पूछ रहा हूँ, राजकुमार पटेल जी में ऐसे कौन से हीरे लगे हैं कि साहब वही नगीना दिख रहा है आपको? अरे तो भोजपुर से हारे टिकट हैं। दे दिया तो ये सवाल थोड़ी पूछ सकते कि आपने पटेल साहब को ही क्यों दिया। यादव जी को आपने लड़ाया था ना, हाँ फिल्मी कलाकार को लड़ाया तो क्या हुआ? हाँ और जनता को आप कह रहे हैं आंख बंद करके वोट दी, जनता बेवकूफ है, जनता को बेवकूफ कह रहे हैं। नहीं देखिए, पटेल साहब को इसलिए लड़ाया भाई, आपने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा, वहां पर किरार वोटर्स हैं, वहां पर ओबीसी वोटर्स हैं, वो क्यों नहीं उतारेंगे? हाँ। राजनीति ये लोग करते हैं, हम तो भैया हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाते हैं, जात पात की आग में झोंकने का काम ये कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि धार्मिक आधार पर इस देश के पहले टुकड़े करे थे, पाकिस्तान के जन्मदाता ये है। आप पाकिस्तान कहाँ महाराज विजयपुर कहाँ पाकिस्तान प्रधानमंत्री करा नेहरू जी, तो नेहरू जी की मानसिकता पर कौन? बस नेहरू जी आना बाकी थे इस उपचुनाव में, नेहरू जी भी आ गए। कौन राजनीति कर रहा है भाई? यही तो कर रहा है। और हम तो यही राजनीति करते हैं, और जो राजनीति करते हैं जनमानस ने उसको स्वीकार करके 163 सीट दी है, ये अस्वीकार नहीं कर सकते आप। यही हमारा परिणाम है और यही हमारा आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को अपना धर्म कर्म मानकर आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश के विकास में दिन रात परिश्रम कर आगे बढ़ेंगे, और दलित चाशनी ढूंढने वाले नेताओं के साथ जिनको काम करना है वो करें और उनको महान कहें। राधिका खेड़ा से ज्यादा समझदार शायद ये होंगी। और आपके यहाँ किस प्रकार से प्रवक्ताओं के साथ, महिलाओं के साथ किस प्रकार से पीसीसी दफ्तर में लात मुंह से मारने की बात होती है, तब जुबान नहीं खुलती। इसलिए महिला सम्मान की बात ना करें। कैसे बलात्कारियों को, शोषण करने वालों को पुरस्कृत किया जाता है कांग्रेस पार्टी में, ये कांग्रेस के पूर्ववर्ती नेताओं ने ही जुबान पर अब इन बताया। सब और बातों काफी का की जाती है। हाँ, विजयपुर और बुधनी से क्या लेना देना? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए, हमने बुधनी में ये विकास किया, हमने विजयपुर में ये विकास किया, ये कहें तो बात बनती है। अब ये सब नहीं, मतलब ये बताइए, आप फैक्ट रखिए जी। जनता जवाब दे देगी परिणाम के साथ, चिंता मत करिए। विकास नहीं कोई ना कोई को तो जीत हार होनी है, वो तो ठीक है। स्वाभिमान के साथ बोलते हैं हमने काम किया, इसकी ताकत के साथ जा रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए कितनी सभाएं की, क्यों कमलनाथ जी को घर में कैद करके रखा, क्यों राजनीतिक रूप से उनको संन्यास लेने के लिए विवश किया जा रहा है? पूछिए इनसे, कहाँ है कमलनाथ जी?
नहीं, उन्हें स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। खैर, भानु जी क्या कमेंट हम ले लें। भानु जी, तो देखिए कोई चुनाव हुआ, हमें लगता है पंचायत चुनाव में भी पाकिस्तान, आतंकवाद, धर्म, ये सब चीजें आ जाएंगी। खैर, लेकिन इससे अलग हटके कि क्या वाकई विजयपुर के बुधनी के मुद्दे उठ पाए, या फिर ठीक है, ये भी कोई बात नहीं कि अब पूछा जा सकता है वायनाड में कि क्यों राहुल गांधी 2 सीटों से लड़े थे। पूछ सकते हैं ना कि भाई एक चुनाव आपने थोप दिया। तो ये तो देखिए राजनीति में सब कुछ चलते रहता है, बहुत सारी चीजें हैं, ये इनके ये सब चीज़ तो खैर अलग है। लेकिन फिर भी कि यहाँ पर जो जनता है क्या सोच करके प्रत्याशी का चेहरा, पार्टी का चेहरा, या जो मुद्दे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वोट डालेगी? भानु जी, देखिए, ये जो मुद्दों की बात हो रही है, इसमें मैं केवल 2-3 आम कॉमन बातों का जिक्र करता हूँ आपसे। कोई भी सरकार हो, किसी भी राजनीतिक दल की हो, 0 क्राइम रेट का दावा नहीं कर सकती है। क्राइम को खत्म कर दिया हो, महिला अत्याचार बंद हो गए हो, ये कोई दावा करे या हमें टाइम पीरियड दे दे कि इतने महीने में 0 कर देंगे। दूसरी बात, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग, ये कोई शपथ पत्र पे कह दे हम नहीं करते हैं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और तीसरी बात यह कि ईमानदारी से चुनाव लड़े जाते हैं, ये सबसे बड़ा असत्य है इस जमाने का। आम आदमी जानता है कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, इसीलिए आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। ये दिशाहीन हो जाती है बहस, ये जब दूसरे मुद्दे आ जाते हैं। और जहां तक बुधनी विजयपुर का सवाल है, मैं मानता हूं कि चुनाव थोपा नहीं गया है, और ये तो राजनीति की बात, ये तो लोकतंत्र की बात है। लेकिन आप ये देखिए कि दोनों सीट प्रतिष्ठा की है। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा अधिक है, क्योंकि एक व्यक्ति को वो लाए हैं और जिताना है, और एक जगह को रिटेन करना है, बनाए रखना है। तो मेरे ख्याल से चुनौती सबसे ज्यादा बीजेपी के ऊपर है। कांग्रेस का कुछ खोने के लिए बहुत नहीं है। चलिए रोशनी जी, तो खोने के लिए कुछ नहीं है क्या, इस सोच के साथ कि जो मिल गया सोई पा लेंगे, या फिर नहीं वाकई इस बार कोई जद्दोजहद है, चुनाव जीतने की ललक और भूख है कि हम ये दाग मिटा देंगे कांग्रेस के ऊपर से? और एक जो परसेप्शन है कि भाई उपचुनाव तो वैसे भी सत्ता पक्ष के फेवर का होता है, और ये तो नहीं कहे जाएंगे नतीजे वाले दिन, जो मिलन जी की आशंका कि भाई ईवीएम खराब थी, ईवीएम हैक कर ली, या प्रशासन मिला, तो मतलब फिर ये नहीं होना चाहिए। या तो फिर चुनाव में उतरना ही क्यों हमें, जब पहले से पता है कि ये सब होने वाला है? तो रोशनी जी, देखिए, मैं इस पूरे विषय पे यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के एक एक बूथ के कार्यकर्ता ने और हमारे पूरे वरिष्ठ नेताओं ने पूरी ताकत के साथ हमने ये चुनाव लड़ा है। आपने अमरवाड़ा का भी चुनाव देखा, हमने उसमें भी पूरी ताकत झोंकी। हम बहुत ही कम मार्जिन से उस चुनाव को हारे थे, और बुधनी के चुनाव और विजयपुर को भी हम उसी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। पर आज अफसोस ये होता है कि सामने वाली पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी है, अपने 20 सालों के विकास को ना गिनाकर और इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं, तो बड़ा दुख होता है। कहीं का कहीं पहुंचते। आपने भी इस वार्ता में देखा कि आज मुझे लगता है कि हर बात की ये वर्षगांठ मनाते हैं। 8 साल पहले इन्होंने नोटबंदी करी थी, तो 7 सालों तक तो ये जो है 2000 का नोट नहीं चला पाए, तो कांग्रेस के 70 सालों की विकास को क्या ही ये तो खैर मैं इसमें नहीं जाना चाहती। और देखिए, बुधनी में ये जो नेताओं के अंतरकलह की बात करते हैं या कांग्रेस पे ही टीका टिप्पणी करते रहते, तो मुझे लगता है कि आपके भी जो पूर्व नेता है आपके राजपूत जी, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक करके खुली नाराजगी जताई है। आपके अंदर कितना अंतरकलह चल रहा है, तो ठीक है, बुधनी की जनता, इस उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता, हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत रखी है, और हमारा सिर्फ इस बात की लड़ाई है कि जो आपने लाडली बहनों से वादा किया 3000 रुपए देने का, उसको आप शुरू कर दीजिए, कम से कम इतनी मेहरबानी करिए। किसानों से जो आपने समर्थन मूल्य का वादा किया उसको पूरा करिए। तो जो वादा है उसको पूरा करिए। आज पूरा मध्य प्रदेश खाद के लिए लाइन में लगा हुआ है। समय समाप्त होने वाला है। मिलन जी का बस अब लास्ट कमेंट लेंगे। जी मिलन जी, लास्ट कमेंट आपका। देखिए, जो भी हम वादे कर आए थे इन 5 सालों में पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के हिसाब से नहीं करेंगे। 3000 कर दीजिए, हम 1250 दे रहे हैं, हम इसके बाद फिर बढ़ाएंगे राशि, और क्रमशः बढ़ेगी। हर महीने राशि आ रही है। अब रोशनी जी ने फॉर्म नहीं भरा तो उनके खाते में नहीं आ रही होगी, लेकिन कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खाते में आ रही है। आपने 3000 बोला, कांग्रेस पार्टी ने अब जैसी मैं दबाता हूँ कितना दर्द होता है। नहीं ठीक है, चलिए समय समाप्त होने वाला है। जी जी मिलन जी, हाँ बात पूरी कीजिए मिलन जी। जैसे ही नस दबाता हूँ दर्द कितना होता है दीपेश भाई। लाडली बहनाओं को लेकर कितना झूठ भरोसा किया, लेकिन सारे झूठ का हमने जवाब दिया। हर माह राशि आ रही है, प्रत्येक योजना चालू है, कोई भी योजना पे तालीबंदी नहीं की गई है, और गरीब हित में, गरीब कल्याण में, विकास के साथ
हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे, चाहे इतने आरोप लगाए, हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मिलन जी, शुक्रिया रोशनी जी, शुक्रिया भानु सर आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दोनों दल अभी भी अपने अपने दावे पर अडिग कि ये चुनाव, ये उपचुनाव तो हम ही जीतेंगे। 13 को जनता बटन दबा के अपना फैसला दर्ज करेगी, 23 को नतीजे सबके सामने आएंगे और उस दिन पता चलेगा किसके दावे में कितना दम था। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।